आ जाओ जल्दी फटाफट। ये क्या हुआ है? आज है ओके, इसमें तो नहीं खुलेगा। किसमें खुलेगा ये? पीडीएफ किसमें खुलता है? गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ। हम लोग कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर देखें आज थोड़ा सा। सबसे पहले देखते हैं ऐसे क्या है। मैं आपको है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं आपको बहुत सारा ऐसे लिख के देने वाली हूँ। लिख के क्या दूंगी मैं 4 साल से ऐसे बना हुआ है, 4 इयर्स से मेरे ऐसे बने हुए हैं। अभी जैसे सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है, सोशल नेटवर्किंग का मतलब सोशल मीडिया हुआ, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हमारे पास ऑलरेडी ऐसे है, तो इसीलिए ऐसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और वो ऐसे जो भी हमारे ऐसे हैं, मोर देन 600 वर्ड्स के ऐसे मेरा है, ठीक है। हालांकि एसएससी में 250 वर्ड ही आता है, लेकिन मैं हमेशा 500 से 600 से ऊपर ही लिखती हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि दूसरे एग्जाम्स में भी काम आ सके। तो ऐसे तो मैं आपको काफी प्रोवाइड कर दूंगी, और ऐसे ऐसे खुद भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम ऐसे के लिखने की तरीके की बात करें तो मैं एक क्लास उसका तरीका पर मैं बता दूंगी आपको लेके, ठीक है। अब आओ, What was the state of tourism in Europe and the United States? What, according to the author, were the main motivations for travel in ancient time? Main motivations for travel in ancient time. Main motivations for travel. Main motivations for travel. Main motivations for travel. आ गया मेरे पास, आंसर मिल गया। मेन मोटिवेशंस फॉर ट्रैवल, ठीक है। सो उस समय क्या था? क्या पूछा है? What according to the author ancient time में मेन मोटिवेशन ऑफ ट्रैवल क्या था? अब हमें ध्यान से देखो क्या था, ध्यान से समझना। The main motivations for travel were trade, pilgrimage and conquest, ये था। लेकिन इतना लिखने के लिए आपको 15 मार्क्स तो दे नहीं देगा, ठीक है ना। बिरंदा, मैं एक क्लास आपको ऐसे का, अगला क्लास ही मैं आपको ऐसे का करवा देती हूँ। चलिए, आज कितना तारीख है? 7 ना। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। चलो मंडे को करवा देती हूँ, ठीक है, आपको करवा दूंगी। अब आओ, द मेन मोटिवेशंस फॉर ट्रैवल वर ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इट इज नॉट ऑफन रियलाइज्ड हाउ एक्सटेंसिव वर द contacts among the people several thousand years ago. For instance, there were considerable interchange of ideas and knowledge between India and West Asia and the Greco-Roman civilization. लेकिन travel became the means of acquiring culture in Europe. अब यहाँ पर यूरोप में पहुंच गए, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यूरोप वाला जो क्वेश्चन था वो सेकंड क्वेश्चन मेरा यूरोप था। अब मुझे तो प्रॉब्लम हो गया। नहीं बेटा गजेंद्र, मेरे पास इंग्लिश में ऐसे है, हिंदी में ऐसे नहीं मेरे पास, ठीक है। तभी इस साल जानते हो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का Tier 3 का खुद पढ़ाऊंगी। उसके कारण क्या है
कि हिंदी मीडियम वाले भी उतना ही पे करते हैं जितना इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन हिंदी के जो भी टीचर्स हमने रखे हैं पिछले 3 साल से, जो सबसे नामी टीचर्स थे उनको मैंने रखा हिंदी में, बच्चे सेटिस्फाइड हो गए, कोई इश्यू नहीं था, उनको अच्छे से सेटिस्फाइड होके गए। लेकिन जब मेरे क्लास में एक आध बच्चा ने बैठ लिया ना, उसके बाद वो हल्ला कर दिया उधर जाके भी कि मैम तो लेटेस्ट सारे ऐसे करा रहे हैं, सर ने तो वही जनरल जो होते हैं वो करा के छोड़ दिया। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पिछले साल भी। तो इस साल मैं हिंदी वाले को भी खुद कराऊंगी, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, ताकि उनको भी वो सब हो जाएगा। लेकिन यहां समझो मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ कि ट्रेड, पिलग्रिमेज और कॉन्क्वेस्ट, एंशियंट इंडिया में मेन मोटिवेशन फॉर ट्रैवल ये था, लेकिन 15 मार्क्स का क्वेश्चन को मैं कैसे जस्टिफाई करूं इन 3 लाइन में, इन 3 वर्ड्स में कैसे जस्टिफाई करूं। अब अगर मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूं तो मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब टूरिज्म, स्टेट ऑफ टूरिज्म इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स था। अब देखा जाए तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज को जस्टिफाई करूं। देखो तो इसका मतलब है कि पहले तो मैं एक बार पढ़ लूंगी, और अगर मुझे महसूस होगा यार मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूं, तब मैं क्या करूंगी, तब मैं इसको खुद ही एक्सपैंड करूंगी। इन एंशिएंट टाइम द मेन मोटिवेशन फॉर ट्रैवल पे वर ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद मैं लिखूंगी कि पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम one country to the other for trade of क्या क्या, like silk, spices, horses, अरबी घोड़े यहां आते थे, याद है ना, एटसेट्रा, है ना, क्लियर। हम इसको अपने आप बढ़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं, मेरे पास है ही नहीं कुछ और, ठीक है। फिर इसके आगे दे ट्रैवल्ड बाय रोड और सी, हवाई जहाज तो था ही नहीं, है ना, to far off land to sell or buy products that would fetch good profit, ऐसे लगा दे, that would good profit for them, है ना, ठीक है बेटा। एक काम करोगे, 2017 लिखो और ये आंसर जरा पहला उतार लो, क्योंकि मैं आगे इसको लिखवाऊंगी। जो आंसर नहीं दिया मुझे लिखवाना तो पड़ेगा ना। अब आप देख लो जरा सा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने वही लिखाया जो आप पढ़े लिखे बंदे जानते हो। अरबी घोड़े इंडिया के राजा को लाके बेचे जाते थे बहुत अच्छे दाम पे, है ना। तो पहले इतना उतार लो, बंद करो तो एक बार।
अब आओ, उतार लिया। मैंने अभी आपका ट्रेड का लिख दिया है कि पीपल ट्रैवल्ड करते थे। ट्रैवल देखो सेकेंड फॉर्म है, 2017 का बेटा। सुमित, you cannot add your own knowledge in the passage, but when there is nothing given and you have around 15 marks in one question, you cannot leave that. देखो कहीं पर है, उसका आंसर कहीं है। देखो मैंने सरसरी तौर पे पहले देखने की कोशिश यही की थी, कहीं पर है नहीं है, फिर मैं क्या करूं? ठीक है, अपना ओन आइडिया नहीं लगाते हैं प्रेसी में, लेकिन यहां पे नहीं दिया तो क्या करूं मैं, बताओ। हो गया। उसके बाद लिखेंगे, एक तो मेरा ट्रेड खत्म हो गया, पिलग्रिमेज। उसके बाद मैं लिखती हूं रिलीजियस, पैराग्राफ चेंज करके, faith to was a big reason for traveling. People out of मत लगाओ, used to travel hundreds of kilometers to reach places where they believed their gods existed. है ना? अब मैं नाम नहीं लगा रही हूं, वेदर इट वॉज वाराणसी, मक्का, जेरूसलम और मदीना, है ना, हम ये लिख सकते थे। उतारो इसको, करो। अब देखो, एंड कॉन्क्वेस्ट, अब लगाते हैं सेवरल किंग्स एंड warriors were attracted towards the wealth of a far away land. So they traveled thousands of kilometers
टू कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है उनको जीतना, उस पर कब्जा करना, टू कॉन्कर देम। टू कॉन्कर इट लगाएंगे, ठीक है ना। बस तीनों हो गया। जो तीन चीजें थी उन तीनों के बारे में हमने डिटेल लिख दिया। बेटा एक लाइन लिख के हम 15 मार्क्स नहीं पा पाएंगे, और मैंने कोशिश की कि कहीं मुझे मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूं, उसके बाद जो मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैंने खुद लिख दिया। देखो, और इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जानते होगे। ठीक है, उतारो फटाफट उतारो। बेटा एक बात बताओ, जो वहां का वेल्थ था, संपत्ति होती थी दूर का, क्या होता था ना, यहां से सिल्क जाता था उधर मिडिल ईस्ट की तरफ। वहां सिल्क देख के कहते बाप रे इतना फाइन सिल्क, कहते थे वहां तो लोकल लोग भी ऐसा सिल्क पहनते हैं, वहां पे इतना पैसा है सबके पास। जबकि यहां से सिल्क जाने के बाद वहां पे बहुत अधिक महंगा हो जाता था, है ना। तो होता था कि इतना महंगा सिल्क वहां के नॉर्मल लोग पहनते हैं, इसका मतलब कितना अमीर देश है। इससे क्या हुआ, वहां के जो गुंडे बदमाश टाइप के जो लोग थे, है ना, गजनी वगैरह के जैसे लोग, उन लोग अट्रैक्टेड हो गए हमारे देश के प्रति। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ के मंदिरों में संपत्ति बहुत अधिक थी, तो उन लोग क्या किया कि सीधा मंदिर पर अटैक किए। ठीक है, तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो यहाँ पे कॉन्कर करने, टू कॉन्कर इट एंड प्लंडर द सिटीज। प्लंडर का मतलब होता है लूटना, बर्बाद करना। लूट के बर्बाद करके वो हमारे सिटीज को चले जाते थे। प्रदीप आप सिर्फ गूगल सर्च मारोगे ना, यूपीएससी सीएससी पेपर 2017 आ जाएगा। ऐसे ये तो मैं अभी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, रुक जाओ। ठीक है, अब आओ देखो, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ टूरिज्म इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। टूरिज्म की क्या हालत थी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में, टूरिज्म की हालत क्या थी। यूरोप, हालत खस्ता थी। इसलिए क्या हुआ, travel became the means of acquiring culture in Europe. The tradition of the Grand Tour, which started in the 17th century, was more firmly established in the 18th and 19th century by the emergence of an affluent mercantile class. After the Second World War, Europe lay in ruins. The Marshall Plan, which was introduced by the United States for the revival of the economies of European countries, made tourism as one of its plank. It provided large amount of money for the reconstruction of hotels and tourism infrastructure of Western Europe. What was more significant was that for the first time, tourism was viewed as an engine for economic development. This made the government start assuming responsibilities for the promotion of tourism. ठीक है, हो गया, हम समझ गए क्या बोलना चाह रहा है। इनका कहना है
देखो, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप वॉज फिनिश्ड। रुइंस का मतलब होता है बर्बादी के कगार पे था, मतलब बर्बाद था, मैंने फिनिश्ड लगा दिया, ठीक है ना। द मार्शल प्लान विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पैसिव वॉइस है, मैं ऐसे कर दूं, द यूनाइटेड स्टेट्स इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया ब्रिंग, लाना, मैं ब्रॉट लगा दूं, ब्रॉट BROUGHT है, ठीक है ना। ब्रॉट क्या, मार्शल प्लान्स, मार्शल प्लान सब पूरा अपने आप लिख दो, फॉर द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ यूरोपियन कंट्री, है ना। रिवाइवल का मतलब होता है फिर से उसको जिंदा करना, ठीक है ना। इसीलिए अगर मैं कहूंगी रिवाइवल ऑफ, तो आप रिवाइवल लगा दो या रिबर्थ भी लगा सकते हो, फिर से जिंदा करना यानी रिबर्थ करना, फिर से पैदा करना, ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। एंड मेड टूरिज्म क्या, वन ऑफ इट्स प्लैंक, कोई भी चीज प्लैंक होता है ना बेटा, वो बेस होता है। जब आप प्लैंक करते हो तो क्या करते हो, एकदम बेस बन जाते हो ना, उसी तरह से, ठीक है। मेड टूरिज्म इट्स बेस, यानी कि इसी को आधार बना के वो आगे बढ़ा। इट प्रोवाइडेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट को मैं ऐसे चेंज कर दूं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम टूरिज्म वॉज व्यूड का मतलब हो गया सीन, seen as an engine for economic development, seen as an engine for economic development का मतलब हो गया यही engine है जो खींचेगा, that engine that would drive, engine क्या करता है, गाड़ी चलाता है ना, तो वही गाड़ी चलाना हो गया, कौन सी गाड़ी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, that would drive economic development, ठीक है ना। the government स्टार्ट एज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगा दें, टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी, टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। अब हमने अपने हिसाब से काफी कुछ चेंज किया, ठीक है ना, और अपने कुछ वर्ड्स में मैंने कोशिश की है। यस वीरेंद्र, लेकिन वो सब बेटा, वो सब हम लिख नहीं सकते उतना ज्यादा कि 17 बार उन्होंने, आप मेंशन कर सकते थे क्योंकि इसमें तो अपना मर्जी से लिख रहे थे ना, तो वीरेंद्र आप चाहते तो लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मोहम्मद गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स टू टेक अवे द गोल्ड स्पेशली फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। पहले बेटा इसको उतार लो क्योंकि आप है ना कम से कम लिखना सीखो ना। तो देख रहे हो मैंने क्या किया, बस थोड़ा बहुत चेंज किया, जितना आता है भाई उतना ही चेंज करेंगे ना, बस कर लिया। कॉन्क्वेस्ट का मतलब बेटा होता है कब्जा, किसी चीज पर उसका अधिकार। जाके नीचे पूछो,
हो गया? चलो बेटा विक्रम मैं क्या करूं? मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कराती हूं तो आप कहते हो प्रेसी कराओ, प्रेसी कराती हूं कहते हो ऐसे कराओ। सब कुछ अब खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपको इंग्लिश लिखना सिखा दिया मैंने, ठीक है? अब अपने आप कर लो तो फिर इसको बाकी क्वेश्चंस को। अब अगर प्रेसी बोलोगे तो प्रेसी कराना शुरू कर दूंगी फिर मैं। चलो देखो ध्यान से, मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग 1/3 लगाना है। कोई टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइटल नहीं लिखना आपको, बस द वर्क ऑफ अ लॉयर। अब मैं क्या करूंगी, मैं देखती हूं मुझे कितना आता है समझ में, और जितना मुझे समझ में आएगा मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी, जितना समझ में नहीं आएगा उसको मैं काटते जाऊंगी। और मैं आपको फ्रैंकली बताती हूं 1/3 बड़े आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपको 1/3 लिखना है और उसका जो निचोड़ है वो समझ में आ ही जाएगा। जितना सेंटेंस मुझे नहीं समझ में आएगा मैं आपको भी नहीं समझाऊंगी, फिर भी आप बना लोगे। कैसे देखना, द वर्क ऑफ अ लॉयर और अ पॉलिटिशियन must contain in a more delectable form a great deal of the same pleasure that is to be derived from playing bridge। जो लॉयर और पॉलिटिशियन का काम है उससे वही प्लेजर मिलता है जो ब्रिज खेलने से मिलता है। कैसे? Here of course there is not only the exercise of skill but the outwitting of a skilled opponent। भाई यहां पे सिर्फ आपका स्किल का परीक्षा नहीं होता है, बल्कि दूसरा जो स्किल्ड ओपोनेंट है, प्रतिद्वंदी है, उसको हराना भी तो है। यानी अगला मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, चाहे लॉयर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, है ना, दूसरा भी स्किल्ड है। Even where this competitive element is absent, however, the performance of difficult feat is agreeable। अब मुझे ये नहीं पता क्या बोलना चाह रहा है। A man who can do stunts in an aeroplane finds the pleasure so great that for the sake of it he is willing to risk his life। यानी कि एक आदमी जो एरोप्लेन पे स्टंट करता है उसको उसमें इतना ज्यादा खुशी मिलती है कि वो अपने लाइफ को रिस्क करने को भी तैयार हो जाता है ना। अगर मैं इतना ही सिर्फ जानूं कि चलो मुझे इतना तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्यों ना मैं यहां तक का बना दूं, ठीक है। अब इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूं कि लॉयर और पॉलिटिशियन सेम प्लेजर अपने काम से पाता है जो ब्रिज खेलने से एक इंसान को, है ना, मिल सकता है। यानी ब्रिज खेलने वाले जो लीडर्स अच्छे होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनको मिलता है। तो मैं ऐसे कह सकती हूं, अ लॉयर and a politician derive मतलब पाना the same pleasure किसके जैसा as a bridge player, ब्रिज खेलने वाला। क्यों? बिकॉज they all have to defeat, किसको हराना है उनको? एक बहुत ही सक्षम प्रतिद्वंदी को हराना। ओपोनेंट मतलब जो प्रतिद्वंदी होता है। अ स्किल्ड ओपोनेंट, एक बहुत ही स्किल्ड प्रतिद्वंदी है, उसको हराना रहता है, ठीक है ना। अ पर्सन, मैन हो गया मतलब पर्सन, risks
his life if he finds pleasure, क्या चीज में, in doing stunts, कहाँ पे, in an aeroplane. एक एरोप्लेन में अगर उससे अच्छा लगता है स्टंट करने में, ब्रिज खेलने वाले बेटा, ब्रिज खेलना जानते हो ना, ठीक है। अब आप सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन तक हम पहुंच गए हैं और आप चाहो तो ठीक है, यानी उसमें एक तरह का जुआ भी तो होता है। उतार लिया। एक लॉयर, एक पॉलिटिशियन वैसा ही प्लेजर डिराइव करता है जैसे कि ब्रिज प्लेयर डिराइव करता है, ठीक है, क्योंकि उन सभी में, चाहे लॉयर का काम हो या पॉलिटिशियन का काम हो, अगला लॉयर कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है या अगला पॉलिटिशियन कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। सब स्किल्ड ओपोनेंट को ही हराना है हर तीनों चीज में। एक पर्सन जो एरोप्लेन पे स्टंट करता है ना, उसको फिर अपना लाइफ का रिस्क में भी कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए उस मजे के लिए अपने लाइफ को भी रिस्क कर देता है। उतार लिया यहां तक। I imagine that an able surgeon, in spite of the painful circumstances in which his work is done, derives satisfaction from the exquisite precision of his operations. यानी कि कोई able surgeon 6 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटा सर्जरी चल रहा है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेनफुल सर्कमस्टांसेस में भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है अपना काम को अच्छे से करके। All skilled work can be pleasurable provided the skill required is either variable or capable of indefinite improvement. सब तरह का स्किल्ड वर्क आपको एक तरह का प्लेजर देता है, या तो वो प्लेजर रिक्वायर्ड इज ईदर वेरिएबल, अलग अलग, और कैपेबल ऑफ इंडेफिनिट इंप्रूवमेंट, यानी कि जितना ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं उतना ज्यादा वो सर्जन स्किल्ड होता जाता है ना। इसीलिए हर तरह का जो स्किल्ड वर्क है वो आपको प्लेजर दे सकता है। इतना लिख लिए हो। अब मैं आगे बढ़ूंगी, इसको मिटाना है मुझे। इसको देखो, अब मैं लिखती हूं यहां पे, मैंने इसके पहले लिखा था कि अ पर्सन डूइंग स्टंट्स ऑन एरोप्लेन डिराइव्स प्लेजर, ठीक है ना, अ पर्सन डिराइव्स प्लेजर इवन इफ ही डज स्टंट्स ऑन एरोप्लेन। आगे लिखेंगे अ सर्जन डिराइव्स satisfaction from his work चाहे वो कोई पेनफुल सर्कमस्टांसेस में ही क्यों ना हो, नो मैटर हाउ पेनफुल the circumstances are. ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या था
कि कोई भी वर्क, ऑल स्किल्ड वर्क कैन बी प्लेजरेबल। अब इसका वेरिएबल और कैपेबल ऑफ इंडेफिनिट इंप्रूवमेंट छोड़ दो। इफ दीज कंडीशंस आर एब्सेंट इट विल सीज टू बी इंटरेस्टिंग व्हेन अ मैन हैज एक्वायर्ड हिज मैक्सिमम स्किल। A man who runs 3-mile race will cease to find pleasure in this occupation when he passes the age at which he can beat his own previous record. है ना? Fortunately, there is a very considerable amount of work in which new circumstances call for new skill, and a man can go on improving at any rate until he has reached middle age. In some kinds of skilled work, अब आते हैं आगे, देखो क्या है कि अगर हम सारा स्किल्ड वर्क देखोगे प्लेजरेबल हो सकता है, ठीक है, अगर हम कैपेबल हो इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट के। यानी देखते हो जो भी रनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं अपना, कि मैं 2 सेकेंड आज कम टाइम लिया हूं। यानी वो जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो ज्यादा आपको हेल्प करता है। वीरेंद्र वो चीज हम लिख नहीं सकते, अभी नहीं लिख सकते, कंक्लूजन में मत आओ अभी, ठीक है। हाउ पेनफुल द सर्कमस्टांसेस आर, इसका मतलब है इन फैक्ट ऑल स्किल्ड वर्क कैन गिव अस प्लेजर। प्लेजरेबल का मतलब हुआ वो हमें खुशी दे सकता है, प्लेजर लिख सकते हैं, या प्लेजर नहीं चाहो तो हैप्पीनेस लिख सकते हो, कि सेम वर्ड क्यों उतारूं मैं, हैप्पीनेस। अगर वो हम इफ द स्किल रिक्वायर्ड इज ईदर वेरिएबल और कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट, इफ इट इज कैपेबल ऑफ अनंत इंप्रूवमेंट, indefinite improvement, सारा स्किल वर्क हमें मजा दे सकता है। अगर हमें लगेगा यार हम एकदम परफेक्ट हो चुके हैं अपने काम में, अब कुछ है ही नहीं करने को, कोई नया चीज है ही नहीं, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो बोरियत आने लगेगा, ठीक है। इसीलिए यहां तक देखो, अ सर्जन डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज वर्क नो मैटर हाउ पेनफुल द सर्कमस्टांसेस आर। इन फैक्ट ऑल स्किल्ड वर्क कैन गिव अस प्लेजर, या फिर हैप्पीनेस लगा देना, दोनों में से कोई एक, इफ इट इज कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं उसमें। तो अगर ये कंडीशन एब्सेंट होंगे इट विल सीज टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब पता होता है कांस्टेंट का उल्टा, यानी वो कांस्टेंट नहीं है। मान लो कोई टाइट रोप वॉकिंग कर रहा है तो वो जमीन पे कर रहा है, अब वो आसमान पे भी कर सकता है ना, तो वेरिएबल हो सकता है। इफ इट इज कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट एंड इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है नॉट कांस्टेंट। चलो हमें नहीं आता है अगर, तो हम वेरिएबल वर्ड ही लगा देते हैं, ठीक है। पहले तो इतना उतारो, हम पढ़ते जाएंगे और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते जाएंगे, और हम देखो कोई भी ऐसा सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं जो डिफिकल्ट हो। उतार लिया।
अब मिटाना है मुझे इसको, चलो। इफ इट इज कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट एंड वेरिएबल, कहा है अगर ये कंडीशंस एब्सेंट है तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इसका मतलब इफ द वर्क लैक्स, ये दो कंडीशंस, दीज टू कंडीशंस, कौन से दो कंडीशंस कि वेरिएबल और इनडेफिनिट इंप्रूवमेंट अगर इनमें नहीं हुआ, अगर इनकी कमी हो तो क्या होगा, कॉमा, इट विल सीज टू बी इंटरेस्टिंग, यानी इट विल सीज टू बी इंटरेस्टिंग का मतलब है कि वो बोरिंग हो जाएगा। इट विल बिकम बोरिंग, ये बोरिंग हो जाएगा। क्यों? देखो क्या, when a man has acquired his maximum skill, ठीक है, एकदम मैक्सिमम स्किल हासिल कर चुका है, तब उसके बाद उसको मजा नहीं आएगा। A man who runs 3-mile race will cease to find pleasure in this occupation when he passes the age at which he can beat his own previous record. ठीक है, अगर वो उस एज को पार कर जाता है जिस एज में वो खुद का रिकॉर्ड बीट कर सकता था, तो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है ना। Fortunately, there is a very little amount of work in which new circumstances call for new skills. बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऐसा वर्क है जिसमें आदमी को नया स्किल की जरूरत पड़ती है। बाकी में क्या है, अ मैन कैन गो ऑन इम्प्रूविंग एट एनी रेट, किसी भी रेट में इम्प्रूव करते रहो until he has reached middle age. In some kinds of skill work, अब एक चीज कहती हूं मैं, यहां पर अननेसेसरी बातें हैं। अब मुझे 1/3 लिखना है, कुछ बातें तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है, अननेसेसरी बातें। इसीलिए हम क्या करेंगे, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पहले ये लाइन 1 उतार लो बस। अब आगे चलते हैं। कुछ स्किल्ड वर्क में, जैसे कि पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स दैट मेन आर एट देयर बेस्ट बिटवीन 60s and 70s, यानी कुछ केसेस में ज्यादा उम्र अच्छा होता है। बिकॉज क्यों, सच ऑक्यूपेशंस अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ अदर मेन इज एसेंशियल। ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, दूसरों की लाइफ का भी एक्सपीरियंस देखना। फॉर दिस रीजन सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस आर एप्ट टू बी हैप्पियर एट द एज ऑफ 70। इसलिए पॉलिटिशियन 70 साल में भी खुश रहते हैं, लगता है यार इतने इस बुढ़ापे में तो हम लोग को तो सब कुछ एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन देखते हैं